नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज की हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां चली थी। पिछली क्लास में हमने 3 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की। आज हम चौथी अनुसूची से हमारा व्याख्यान शुरू होगा। हमारा जो अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, 3 अनुसूची के बारे में हम चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम अनुसूची 4 यानी चतुर्थ अनुसूची की चर्चा करेंगे। अनुसूची 4 की हम चर्चा करेंगे। अनुसूची 4, जरा देखिए, ये संसद है आपकी। इस संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 250, अभी 245 अधिक। इन 245 में 12 और 33 200, जो 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और 233 है जो निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों व संघ प्रदेशों से। जरा देखिए, अनुसूची 4 की हम चर्चा कर रहे हैं। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में विभिन्न राज्य व संघ शासित प्रदेश, विभिन्न राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का आवंटन किया गया है। तो अनुसूची जो 4 है उसमें क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का आवंटन है। कुल मिलाके राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश के किया गया है अनुसूची 4 में। यानी कि विभिन्न राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, तो राज्यसभा में जो निर्वाचित होते हैं उनका आवंटन किया गया है। तो कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित होते हैं, 233 संघ राज्य क्षेत्र से और 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं, अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में। अब जरा देखिए अनुसूची 5 यानी 5वीं अनुसूची, 4 के बाद में अनुसूची 5। अनुसूची 5 है वो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 5वीं अनुसूची। साथियों, ये जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जरा देखिए अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 5 सुडल 5 के अंदर दिया गया है। 5वीं अनुसूची की हम चर्चा कर रहे हैं। जरा समझिए, हम बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि किसी भी क्षेत्र समुदाय की किसी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए किसी क्षेत्र को, एरियो को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर उस जनजाति के, उस समुदाय के, वह समुदाय के अधिकांश
लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। फिर बात आ जाती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है इसको घोषित कौन करता है? तो साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी कि घोषित करता है। तो अनुसूची 5 शेड्यूल 5 की हम चर्चा कर रहे हैं। जो शेड्यूल 5 है वो इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। तो विशेष संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा, इसकी हम बात करें तो आपके राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। अब हम चर्चा करें अनुसूची 6 की। तो जरा देखिए साथियों, अनुसूची 6 के अंतर्गत भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन उसमें स्पेशल इंडिकेट किया गया है कि उनके प्रशासन नियंत्रण किन राज्यों के बारे में संशासित प्रदेश। तो शेड्यूल 6 जरा देखिए, छठी अनुसूची। जो शेड्यूल 6 है वो भी अनुसूचित क्षेत्रों से ही संबंधित है, लेकिन इसके अंदर विशेषकर इंडिकेट किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख का प्रावधान किया गया है। जरा देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। तो इसके अनुसूचित क्षेत्रों के उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें क्या है भाई? प्रशासन का उल्लेख है। शेड्यूल 6 में कहने का तात्पर्य, शेड्यूल 5 वो भी अनुसूचित क्षेत्र से ही संबंधित थी साथियों, लेकिन शेड्यूल 6 में स्पष्ट इंडिकेट किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। शब्दों की दृष्टि से देखा जाए साथियों, अगर शब्दों की दृष्टि से हम देखें तो शब्दों की दृष्टि से सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी अनुसूची है 6। शेड्यूल 6 शब्दों की दृष्टि से सबसे बड़ी अनुसूची है। इसके अंतर्गत वहां की ग्राम पंचायतों को किस प्रकार का पावर दे रखा है, किस किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हर क्षेत्र के बारे में एक एक करके वहां पर बताया गया है। तो इसलिए शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी है और ये भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। अब जरा देखिए शेड्यूल 7 की बात करें, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की हम चर्चा करें साथियों, तो 7वीं अनुसूची के अंदर विश्व का बंटवारा से संबंधित है। और उन विश्व का बंटवारा की जो 3 सूचियां बनाई गई है उन 3 सूचियों के बारे में उसमें इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विश्व का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। तीनों सूचियों में उल्लिखित विषयों का उल्लेख किया गया है। तो कहने का तात्पर्य शेड्यूल 7 यानी 7वीं अनुसूची, ये 7वीं अनुसूची है साथियों। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। उसके अंतर्गत
विषयों का उल्लेख है। जरा देखिए, यानी कि इस प्रकार 3 सूचियां बनाई गई और उन तीनों सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अंदर जिन जिन विषयों को रखा गया है उन उन विषयों का उल्लेख आपके सुडल 7 में है। यानी कि तीनों सूचियों से संबंधित अगर कोई विषय है तो वो किसमें है? सुडल 7 के अंतर्गत। आर्टिकल अनुच्छेद 246 के अंतर्गत उल्लेख है कि इन विषयों का जो उल्लेख किया गया है वो 3 सूचियों में किया गया है। आर्टिकल 246 के अंतर्गत भी हम देखते हैं तो इनके अंतर्गत राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में जो विषयों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियां, उसका उल्लेख है। तो कुल मिला के सुडल 7 इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो स्पष्ट विषय बांटे गए हैं उन 3 सूचियों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में इसमें उपबंध किया गया है। ये आपकी 7वीं अनुसूची है। अब इसके बाद जरा देखिए साथियों, सुडल 8 जो आपकी भाषा से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। हम बात करें सुडल 8 की, यानी कि अनुसूची 8, वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। जरा देखिए 8वीं अनुसूची, ये जो 8वीं अनुसूची है साथियों, ये भाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं का मान्यता दी गई है, उसका उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसका उल्लेख है। उन भाषाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, कौन कौन सी भाषा है, तो उसके लिए साथियों हमें 8वीं अनुसूची देखनी पड़ेगी। सुडल एक्ट में हम जाना पड़ेगा। 8वीं अनुसूची जरा देखिए, 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। हमारा जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता थी, 14 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। तो जो आपकी सुडल 8 है उसके अंदर वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान की हम बात करें साथियों, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 + 1, फिर +3, फिर +4 = 22। इस प्रकार इसमें इस भाषाओं का उल्लेख किया गया, 14 + 1 + 3 + 4 = 22। जरा देखिए, जो वर्तमान और मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, एक एक का हम नाम लिखते हैं। जरा देखिए 14 भाषाएं, उन 14 भाषाओं की देखिए। नंबर 1 कश्मीरी, ऊपर से देखो कश्मीरी भाषा, ऊपर से ले हम 14 भाषाएं। फिर पंजाबी, पंजाब पाओ, पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तेलुगु, तमिल, 7वीं के बारे में देखो जरा,
सातवीं भाषा। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु। तेलुगु और तेलुगु के बाद में जरा देखिए कन्नड़, उड़िया, उड़िया भी कहते हैं जिसको, कन्नड़, उड़िया या ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ओडिया, बंगाली, आसामी, हिंदी, बंगाली, आसामी, हिंदी, हिंदी, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, आसामी, हिंदी और 13 नंबर पे संस्कृत और 14 पे उर्दू। संस्कृत 14 नंबर पे उर्दू। इस प्रकार साथियों मूल संविधान में कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमी, हिंदी और तेलुगु और संस्कृत लास्ट में उर्दू, इस प्रकार 14 भाषाओं का उल्लेख है। अब जरा देखिए साथियों ये 14 भाषाएं आप नोट कर लो। इसके बाद में फिर कौन से संविधान संशोधन से 15वीं भाषाएं जोड़ी गई, फिर कौन से संविधान संशोधन से आगे की जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, उसके बारे में हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर लिया? जरा देखिए आगे 14। अब भाषा 15 की हम बात कर रहे हैं, हम भाषा 15 की बात कर रहे हैं। 8वीं अनुसूची ही चल रही है साथियों। अब 8वीं अनुसूची में जो आपकी अगली जो भाषा है, 14 भाषा का उल्लेख देखा हमने, और जो 15वीं भाषा है वो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो जो 15वीं भाषा जो सिंधी जोड़ी गई थी साथियों, वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो नोट लगा के लिखिए जरा, नोट 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में साथियों मान्यता मिली। उसके बाद में जरा देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भाषा नंबर 16, 17 और 18 के रूप में मान्यता मिली। तो 71 अगला देखिए जरा, अगला नोट देखिए 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, यानी कि तो 3 भाषाएं थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। साथियों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इस प्रकार 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 15 हो गई थी साथियों, 16 पे ये आपकी, 17 पे मणिपुरी और 18 पे कोंकणी। अब लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उन चारों भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जरा देखिए। तो 92वें संविधान संशोधन वर्ष 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके लिए जरा देखिए, फिर नोट लगाइए, नोट 3 लगाइए। बानवे संविधान संशोधन 2004, 92वें संविधान संशोधन
2004 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 भाषाओं को शामिल किया गया। तो जरा देखिए कौन कौन सी थी वो 4 भाषाएं साथियों, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जरा देखिए 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस प्रकार 19, 20, 21 और आपकी ये 22 भाषा टोटल पूरी हुई। तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो पहली भाषा जोड़ी गई 15वीं वो सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2004 में जो साथियों किया गया उसके अनुसार 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान भारतीय संविधान में हम बात करें तो 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है साथियों। इसके अलावा अब हम बात करें जैसे कि संविधान सभा अभी 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख नहीं है। जरा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 8वीं जो आपकी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। सूची 8 में अंग्रेजी का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी, भोजपुरी तथा भोंटी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। जरा ये भी देखिए, आप ये लाइन भी देखिए, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए राजस्थानी, भोजपुरी, राजस्थानी भोजपुरी तथा भोंटी भाषा प्रयासरत है। कुल मिलाके राजस्थानी, भोजपुरी और भोंटी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए अपने आप में प्रयासरत है, लेकिन अभी इनको मान्यता नहीं मिली है। संविधान सभा में बलवंत सिंह मेहता व माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी थी। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान से संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें से हम बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा में बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थानी भाषा को संविधान सभा में, जरा देखिए, संविधान सभा में माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग रखी। तो इस प्रकार 8वीं जो शेड्यूल्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं साथियों, ये भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दे रखा है। इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। 15वीं भाषा सिंधी के रूप में, 3 फिर भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन, बाद में 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है साथियों। धन्यवाद।